हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर क्लास। तो आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लेक्चर नंबर 2 पर आ गए हैं। फर्स्ट क्लास बहुत मजेदार थी बेटा। देखो एक बात समझ लो, लाइव रिकॉर्डेड कुछ भी हो, आपकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। और आपकी गुरु माँ की एनर्जी, इंटेंशंस, मेहनत, पढ़ाना सब कुछ वही है। तो आप बिल्कुल रेगुलरली पढ़ते रहिए। मैं नहीं चाहती थी कि आपके लेक्चर्स जो हैं वो आगे जाकर एक्सटेंड हो और आगे क्लासेस ज़्यादा लेनी पड़े। वी वांट कि आपका सिलेबस एकदम टाइम पर कंप्लीट हो, इसीलिए ये कुछ लेक्चर्स मुझे रिकॉर्डेड डालने पड़ रहे हैं। बट कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है पढ़ना और चीज़ों को याद रखना, और वो आई एम वेरी श्योर आप सब कर रहे हैं और मेरी सब बातों को मान रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जनरल बातें करी थी, यानी हमने समझा था कि व्हाट इज हेल्थ, पैथोजन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है। और उसके बाद में हमने हमने 3 डिजीजेस पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर। 3 डिजीजेस हमने पढ़ा था। बैक्टीरियल डिजीज टाइफाइड डिटेल में, बैक्टीरियल डिजीज निमोनिया डिटेल में, और कॉमन कोल्ड जो वायरल डिजीज है। इन 3 डिजीजेस को हमने डिटेल में लिया था। अब आज मैं 2 डिजीजेस पहले पढ़ा रही हूं जो कि ना तो एनसीईआरटी में है बेटा कहीं पर। मैं एक बार लिख देती हूं, डेंगू और चिकनगुनिया। ये ना ओल्ड एनसीईआरटी में है और ना ही न्यू एनसीईआरटी में है, बट ये नीट के सिलेबस में है। यस, और इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 के सिलेबस में इन्हें पहली बार इंक्लूड किया गया था। अब डेंगू और चिकनगुनिया का नाम आप सबने सुना होगा। तो सबसे पहले ये किस वायरस से होती है? तो बेटा इसका पैथोजन है फ्लैवोवायरस, फ्लैवी वायरस। इतना नहीं भी याद रहेगा तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये वायरस है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे अर्बो वायरस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी समझाती हूं। अर्बो वायरस। आज हम पढ़ेंगे मलेरिया। आप सबको आइडिया होगा कि मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बाइट से होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है एंड ह्यूमन इंसान है, ये दोनों ही मलेरिया कॉज करने वाला जो प्लाज्मोडियम है बेटा, वो एक प्रोटोजोआ है, यानी सिंगल सेल यूकैरियोट है। दोनों ही उसके होस्ट हैं। वो अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा मच्छरनी के अंदर गुजारता है और कुछ हिस्सा इंसान के अंदर, और बीमारी इंसान में करता है। इसी तरीके से ये जो वायरस है, इसकी लाइफ का कुछ टाइम ह्यूमन में रहेगा, हमें बीमारी करेगा, और कुछ टाइम एक दूसरी मच्छरनी है। सारी मच्छरनियां इंसानों का खून पी रही हैं, फीमेल्स, फीमेल एडीज मॉस्किटो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में आएगी। सपोज एक इंसान है बेटा, उसे डेंगू है, उसके अंदर ही वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, उसका खून एक फीमेल एडीज मॉस्किटो ने सक किया, चूसा। ये पैरासाइट, ये वायरस उस मॉस्किटो के अंदर चला गया, फीमेल मॉस्किटो एडीज के अंदर, और उसने फिर किसी दूसरे इंसान को काटा और उसके ब्लड में इसे इंट्रोड्यूस कर दिया। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाय बाइट ऑफ, फीमेल एडीज मॉस्किटो। पूरा नाम होता है एडीज इजिप्टी, एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो। इवन चिकनगुनिया भी इसी के काटने से होता है, येलो फीवर भी इसी की बाइट से होता है। सो फीमेल मॉस्किटो एडीज। और मॉस्किटो मतलब इंसेक्ट है, और इंसेक्ट जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है, यानी इसे बेटा आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज भी बोल सकती हूं मैं। आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज कह सकती हूं ना मैं, कि डेंगू चिकनगुनिया क्या है, ये इंसेक्ट से होते हैं। इंसेक्ट, मॉस्किटो क्या है? इंसेक्ट है। और इंसेक्ट किस फाइलम में आता है? आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है, जो लार्जेस्ट फाइलम है। तो इसीलिए इन्हें अर्बो वायरस भी कहते हैं। अर्बो, अर्बो, यानी ये ऐसा वायरस है जो एक आर्थ्रोपोड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। आया समझ में? आर्थ्रोपोड के थ्रू।
ये सेम बातें आप चिकनगुनिया में भी लिख सकते हैं, वो भी अरबो वायरस है, वो भी फीमेल एडीज मॉस्किटो की बाइट से होता है, यानी वो भी एक इंसेक्ट यानी आर्थ्रोपोड की बाइट से होता है, यानी आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज है। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो एक काम करो, एक नेक्स्ट पेज पे अपन चिकनगुनिया भी लिखते हैं। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, इसके वायरस का नाम हो जाएगा चिकनगुनिया वायरस, पैथोजन हो जाएगा चिकनगुनिया वायरस, चिकनगुनिया वायरस। और ये भी एक अरबो वायरस है, यानी ये भी आर्थ्रोपोड यानी इंसेक्ट की बाइट से, मॉस्किटो की बाइट से, वो भी फीमेल मॉस्किटो की बाइट से ट्रांसमिट होता है पैथोजन। यानी इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसमें मैं लिख देती हूं सेम एज डेंगू, सेम एज डेंगू, सेम एज डेंगू, ठीक है, सेम एज डेंगू। चल अब देखते हैं कि डेंगू में क्या लक्षण होते हैं। स्टूडेंट्स आप सबको एक आइडिया है कि डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। बेसिकली ये वायरस हमारे ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को तोड़ने लग जाते हैं। तो एक्चुअली डेंगू के जब सिम्टम्स पढ़ोगे आप तो दो तरीके का डेंगू होता है। डेंगू दो तरीके का होता है, एक होता है जिसे बोलते हैं क्लासिकल डेंगू, क्लासिकल डेंगू। ये अभी ज्यादा खतरनाक नहीं है, अभी बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स ब्रेक डाउन नहीं हुए हैं। क्लासिकल डेंगू, इसमें नॉर्मल सिम्टम्स आएंगे। क्या सिम्टम्स होते हैं, मैंने आपको हमेशा क्या बोला है कि फीवर तो सब में लिख दिया करो, वीकनेस या टायर्डनेस सब में लिख दिया करो, और हेडेक सब में होता है। पर बेटा यहां पर हेडेक बड़ा स्पेशल होता है। डेंगू के अंदर ये जो फ्रंट फोरहेड एरिया है इसमें जबरदस्त दर्द होता है, और आंखों के पीछे सिवियर पेन होता है। ऐसा लगता है कि अंदर से आंखें कोई भींच रहा है, बिल्कुल सिवियर पेन बिहाइंड द आईज। यानी अब मैं यहां पर सिर्फ हेडेक ना लिखकर मैं लिखूंगी फ्रंटल हेडेक। टिपिकल सिम्टम है ये, फ्रंटल हेडेक होना एंड सिवियर पेन बिहाइंड द आईज, सिवियर पेन बिहाइंड आईज, आंखों के पीछे जबरदस्त दर्द होना, और जो माथा है फोरहेड है उस एरिया में जबरदस्त तरीके से सर दुखना। इसके अलावा इसमें भूख नहीं लगती, जी मिचलाता है यानी वॉमिटिंग वॉमिटिंग जैसा लगता है, यानी नौशिया, एंड देन भूख नहीं लगना यानी लॉस ऑफ एपेटाइट। मेन जो सिम्टम्स जिनसे हम पहचानते हैं कि डेंगू है वो ये दो हैं मेन, ये और ये। लेकिन अगर प्लेटलेट्स और ब्रेक डाउन हो, यानी बॉडी के अंदर बेटा ब्लीडिंग तक होने लग जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग ऑर्गन्स के अंदर, ये खतरनाक रूप लेता है। ब्लीडिंग को हैमरेज बोलते हैं, हीमो का मतलब ही ब्लड होता है, तो उसे कहेंगे हैमरेजिक डेंगू, हैमरेजिक डेंगू। अब पूरी बॉडी पर लाल लाल रैशेस होने लगते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स आने लगते हैं लाल लाल, वो क्या है बेटा, वो ब्लीडिंग हो रही है। सो रेड पैचेस, रेड पैचेस या स्पॉट्स ऑन स्किन, अभी दिखाऊंगी आपको फोटो ऑन स्किन, और इवन नाक से ये जो गम्स होते हैं हर दांत के नीचे मसूड़े, यहां से खून आने लगता है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, अगर बहुत सीवियर हो जाए, प्लेटलेट्स टूट रहे हैं नोज से, गम्स से, मसूड़ों से जिसमें दांत फिट हैं, उन सब एरिया से लाल लाल खून आने लग जाता है। बेटा डेंगू एनसीईआरटी में नहीं है, ना ओल्ड एनसीईआरटी ना न्यू एनसीईआरटी, तो हमें नहीं पता हमें कितना पढ़ना है, पर इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब कितने प्लेटलेट्स टूटना क्रिटिकल मानते हैं, समझिए, क्रिटिकल प्लेटलेट काउंट, इसका क्या मतलब है, मतलब कब खतरनाक कंडीशन हो गई है, क्रिटिकल। क्या आपको मालूम है बेटा नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 11th क्लास में जब हम ब्लड पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं 1.5 से 3.5 लाख, यानी 100 ml ब्लड या पर क्यूबिक mm ब्लड में 1.5 से 3.5 लाख लैक्स प्लेटलेट्स होते हैं।
और अगर ये प्लेटलेट टूट टूट कर, ब्रेक डाउन होकर, डैमेज होकर 40,000 से कम रह जाए, कहां 1.5 लाख से 3.5 लाख है, 1.5 से 3.5 लाख अगर कम हो के 40,000 से कम हो जाए पर क्यूबिक एमएम यानी पर 100 ml ब्लड, तो हम कहेंगे अब खतरनाक रूप हो गया है। तो लेस देन 40,000 पर क्यूबिक एमएम ब्लड। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताती हूं, प्रैक्टिकल लाइफ की बात। एक्चुअली जब किसी को डेंगू डायग्नोज होता है, टेस्ट करते हैं और उसमें डेंगू डायग्नोसिस निकलता है, तो पेशेंट को एडमिट नहीं करते हैं अगर 40,000 के ऊपर प्लेटलेट काउंट है। उन्हें हम सिर्फ सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टोमैटिक मतलब सिम्टम्स, जैसे हेडेक है तो हेडेक की टैबलेट दे दी, बुखार है तो फीवर की टैबलेट दे दी, जी मिचला रहा है, वॉमिटिंग्स आ रही है तो उसकी टैबलेट दे दी, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स है तो ड्रिप चढ़ा दी। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि वायरस की एज सच एंटीबायोटिक वायरस में कभी काम नहीं करती है। और हम उन्हें कहते हैं ये खुद ही ठीक होगा। जैसे कॉमन कोल्ड 3 to 7 डेज में हो जाता है, इसमें टाइम भी लगता है, पर आपको रेगुलरली प्लेटलेट ब्लड काउंट मतलब खून की जांच करानी है ताकि प्लेटलेट का नंबर पता चले। और अगर 40,000 के नीचे फॉल करता है तब हम उन्हें एडमिट करते हैं और एडमिट कर कर उनको ब्लड चढ़ाते हैं। पर ब्लड पूरा नहीं चढ़ाते, ब्लड में तो प्लाज्मा भी है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट भी है, उन्हें केवल प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं। यानी इसके ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट में सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट देते हैं, सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट, और वैसे ब्लड चढ़ाते हैं एडमिट करके अगर 40,000 से कम हो। पर ब्लड में भी पर्टिकुलरली क्या चढ़ा रहे हैं, प्लेटलेट्स चढ़ा रहे हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। और अदरवाइज तो जो भी सिम्टम्स हैं वो देते हैं बेटा, पैरासिटामोल दी जाती है इसमें, पैरासिटामोल टैबलेट गिवन फीवर के लिए, हेडेक के लिए। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हमें सर दुखता है, आपने डिस्प्रिन गोली का नाम सुना होगा, 1 गिलास पानी में डिस्प्रिन डालते हैं, घुल जाती है, सर दर्द की गोली। डेंगू में कभी डिस्प्रिन नहीं देते, एक्चुअली डिस्प्रिन के अंदर एस्पिरिन होता है, वो और खतरनाक बना देती है। तो इसमें बस इतना याद रख लेना कि, या आपको वैसे भी पता होना चाहिए, डेंगू काफी कॉमनली जो है ये बरसात का जो सीजन होता है उस जिस समय मच्छरनियां बहुत ब्रीड करती हैं, बड़ा कॉमन होता है, तो इसमें एस्पिरिन या डिस्प्रिन इज अवॉइडेड, वो नहीं देना चाहिए। अवॉइडेड क्या, देना ही नहीं चाहिए। बाकी ये जो डेंगू की मच्छरनी है ना, डेंगू चिकनगुनिया की, ये क्लीन वाटर में भी ब्रीड करती है, दिन के टाइम काटती है, एनाफिलीज रात में ज्यादा काटती है। बेटा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिप्लेसेंस, कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ, मच्छरों के लिए, मच्छरनियों के लिए नेट लगाना चाहिए, अपने खिड़कियों में मैश जाली लगाना चाहिए, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ये सब इसके बचाव हैं, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है, जैसे शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनने चाहिए, फुल मतलब स्किन नहीं दिखे, ताकि वहां नहीं काटे कम से कम मच्छर नहीं। अब आप ऐसा नहीं फेस भी पूरा कवर करके रहेंगे अपन कोई, पर हाँ जितना कर सकते हैं। सो फुल स्लीव्स क्लोथ्स, फुल स्लीव्स यानी फुल क्लोथ्स। देन ये बचाव है बेटा, मच्छर काटे ही नहीं, डेंगू हो ही नहीं, बचाव, ये इलाज है। हो गया तब क्या करेंगे, ट्रीटमेंट। तो इसमें मॉस्किटो नेट्स हो गए, मॉस्किटो रेपेलेंट्स हो गए, देन वायर मैश यानी जाली लगा लेना ऑन विंडोज एक्सेट्रा, ये सब हो गया एक्सेट्रा। देन क्लीनिंग ऑफ वाटर प्लेसेस, पानी में जहां भी पानी इकट्ठा होता है उन जगहों की सफाई वगैरह करना एक्सेट्रा। इसका टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉर्निक्वेट टेस्ट होता है, बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉर्निक्वेट टेस्ट। आपसे जो मेन क्वेश्चंस आएंगे ना वो इस पेज पे से आएंगे। मेन क्वेश्चन आने का चांस ये है कि ये वायरल डिजीज है नंबर 1, और ये फीमेल एडीज मॉस्किटो की बाइट से होती है, यानी आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज है, और हो सकता है इसके सिम्टम्स देके पूछ लें कौन सी डिजीज है। इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो। और अब हम बात करेंगे कि अपना चिकनगुनिया में क्या होता है। चिकनगुनिया में
वॉमिट्स भी हो सकती हैं बेटा, वॉमिट्स भी होती हैं, मैं लिख देती हूं, बिल्कुल जी मिचलाएगा, और उल्टियां भी, मैंने अभी बोला भी था कि वॉमिट होती है तो ड्रिप्स वगैरह भी चढ़ाते हैं। इसमें बेटा जॉइंट पेन भी होता है, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन। हेमरेजिक में ये तो सब होगा ही, साथ में ये होता है। अब इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार। अब मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, आओ हम चिकनगुनिया पढ़ते। देखो चिकनगुनिया भी काफी कुछ ऐसा ही है। चिकनगुनिया में भी उल्टी वगैरह हो सकती है, प्लेटलेट्स नहीं ब्रेक डाउन होते, बट चिकनगुनिया में भी थोड़ा बहुत रेड रेड रैशेस हो सकते हैं, टायर्डनेस होगी, फीवर होगी, जॉइंट पेन जबरदस्त होता है। ये डिफरेंस होता है, यहां भी दर्द होता है जोड़ों में, जॉइंट्स में, पर चिकनगुनिया में खतरनाक होता है बेटा। चिकनगुनिया में इतना दर्द होता है, पेशेंट यूं हो जाता है, पूरा यूं उल्टा डबल। एक्चुअली अफ्रीका में जिस एरिया में सबसे पहले चिकनगुनिया बीमारी नोटिस में आई थी, उनकी लोकल भाषा में डबल डप, डबल डप मतलब कोई इंसान ऐसा है पूरा ही उकड़ू हो गया दर्द के मारे, डबल डप का मतलब ही चिकनगुनिया है उनकी लोकल लैंग्वेज में। वहीं से इसका नाम चिकनगुनिया डिजीज पड़ा है। तो चिकनगुनिया में जबरदस्त जॉइंट पेन होगा। डेंगू में भी जॉइंट पेन होता है, पर डेंगू में मेन है ब्लीडिंग होना, प्लेटलेट काउंट्स कम होना, और चिकनगुनिया में मेन है खतरनाक रूप से दर्द होना। बाकी वो फीवर, हेडेक, टायर्डनेस, रेड पैचेस, वो सब तो इसमें भी होंगे। आओ अपन लिख लेते हैं। तो सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, डेंगू में पर्टिकुलरली ये फ्रंटल हेडेक एंड पेन बिहाइंड द आईज है, वो भी चिकनगुनिया में नहीं होता है। तो चिकनगुनिया में फीवर हो गया, नॉर्मल सर दुखेगा, पूरा सर मतलब, हेडेक, टायर्डनेस, बेटा इसमें मसल्स भी दुखती हैं, मसल पेन, इसमें थोड़े थोड़े रेड पैचेस भी स्किन में आ सकते हैं, वो भी हो सकता है, पर प्लेटलेट्स काउंट एज सच ऐसा नहीं है गिरता जाए, कम होता जाए। इसमें जो मेन सिम्टम है वो है सीवियर जॉइंट पेन, सीवियर, खतरनाक। अगर आपके घर में किसी को कभी चिकनगुनिया हो, दादी नानी, तो वो 2-2 साल तक बोलते हैं कि हमें दर्द रहता है, इतना लंबे टाइम तक भी इसमें पेन जाता नहीं है, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द जो है वो जाता नहीं है। पेशेंट एकदम डबल डप हो जाता है, पेशेंट पूरा उकड़ू बैठ जाता है इस दर्द के कारण, पेशेंट डबल डप। इसे बोलते हैं बेटा क्रिपलिंग पेन, क्रिपलिंग पेन, क्रिपलिंग पेन। क्रिपलिंग मतलब ऐसा लगता है उठ ही नहीं पाएंगे, चल ही नहीं सकते हैं, और चिकनगुनिया का मतलब ही होता है डबल डप, डबल डप। बाकी इसका भी प्रिवेंशन वही सेम रहेगा, ठीक है। और वायरल डिजीज है बेटा, अपने आप ही ठीक होती है, केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दे सकते हैं अपन वायरस में, वायरल डिजीज में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो हो गया। अब आइए, ये दोनों डिजीजेस एनसीईआरटी में नहीं दी तो हमें मास्टर भी नहीं करनी है। अब मैं पहले आपको कुछ और डिजीजेस जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, आपको एक होमवर्क भी दिया था मैंने, एक ट्रिक से बताया था, उनके कुछ केसेस दिखाती हूं आपके एंजॉयमेंट के लिए। जैसे स्मॉल पॉक्स अब पूरी दुनिया से खत्म हो चुका है, इसमें ऐसे चेचक के दाग हो जाते हैं, गड्ढे गड्ढे, आपने तो शायद अब केस देखा भी नहीं होगा। इसका लास्ट केस 1977 में अर्थ पर देखा गया था, दुनिया में देखा गया था। बड़ी माता बोलते हैं, चेचक जिसको बोलते हैं, आपके घर वालों ने जरूर इसे देखा होगा। वायरस से होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चिकन पॉक्स है बेटा, चिकन पॉक्स। सबको कभी ना कभी बचपन में माता निकली होगी, मुझे भी फर्स्ट क्लास में निकली थी। फाइनल एग्जाम्स के टाइम पर मुझे अलग रूम में बिठाकर एग्जाम दिलवाया गया था, एक प्यून मेरे लिए लगाया गया था जो वहाँ खड़ा रहता था कि कहीं मैं चीटिंग तो नहीं कर रही हूँ। वैसे मेरी इमेज अच्छी थी तो मुझे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, बट हाँ चिकनगुनिया, सॉरी ये चिकन पॉक्स है जिसे माता बोलते हैं, वायरल है, हाईली इन्फेक्टेड डिजीज है। और घर में अगर किसी को कभी चिकन पॉक्स हुआ होगा तो उन्हें अलग रूम में रखते हैं और उनके सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह, खाने पीने के बर्तन वगैरह भी अलग कर देते हैं। नाउ ये जो है ये है हर्पीज। हर्पीज बेटा, एक हर्पीज तो आपको जिनाइटल बताई थी मैंने, ये ओरल हर्पीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड
इन्फेक्शन है, किसिंग के थ्रू हो सकता है, और इसमें ऐसा खतरनाक सा ब्लिस्टर फफोला होता है, बहुत 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 पेनफुल होता है, जबरदस्त पेनफुल। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से ही होता है। आच्छू, ये हमारी कॉमन कोल्ड है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नोज को इन्फेक्ट करती है, जिसमें नेजल कंजेशन डिस्चार्ज होगा, देन कफ, होर्सनेस, सोर थ्रोट और फीवर, हेडेक, टायर्डनेस तो सब में लिखते ही हैं। वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस एलिमेंट्स इन ह्यूमंस। ये है बेटा डेंगू। इस तरह से पिंक पिंक स्पॉट्स, पिंक क्या एक्चुअली रेड है, ये रेड रेड स्पॉट्स आ जाते हैं। ब्लीडिंग जब ज्यादा है, यानी प्लेटलेट्स काउंट काफी लो हो गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेंगू का। फीमेल एडीज मॉस्किटो की बाइट से होता है, यानी आर्बो वायरस से होता है। नाउ ये आई एम श्योर आप सबने कभी ना कभी विटनेस किया होगा, ऐसे केसेस देखे होंगे। ये पोलियो है, इस बच्ची को पोलियो वायरस, इसमें हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है और स्पेशली पैरों की जो नर्व्स हैं वो पैरालाइज्ड हो जाती है, मसल्स पैरालाइज्ड हो जाती है, चल नहीं पाते, क्रचेस की जरूरत पड़ती है। ये बेटा मम्स डिजीज है, मम्स, इसे गलसुआ भी बोलते हैं, मम्स। ये देखिए, ये जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है ये फूल जाता है, जबरदस्त स्वेलिंग हो जाती है, बोलने में, चबाने में, स्वेलोइंग में, निगलने में, सब में दिक्कत होती है, मम्स। बेटा मम्स का ही एक लेट कॉम्प्लिकेशन भी होता है। मम्स अगर इसमें ये वायरस रह जाए तो ये टेस्टिस को डैमेज करके स्पर्म्स बनना बंद करा देता है। वो जो टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम है उस तक को डैमेज कर देता है, तो आगे जाकर उस लड़के के स्पर्म्स नहीं बनेंगे। सीमन रिलीज होगा पर सिर्फ उसमें सेमिनल प्लाज्मा होगा, स्पर्म्स बनना बंद हो जाते हैं। आपको पता है मैं एक इनफर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट हूं, हमारे पास बहुत केसेस आते हैं जहां एजूस्पर्मिया आता है, यानी स्पर्म काउंट 0 हो गया है या बहुत लो हो गया है, और हम उनसे हिस्ट्री पूछते हैं कि क्या इन्हें बचपन में कभी गलसुआ मम्स हुआ था, और वो बताते हैं कि हाँ हुआ था। सो मैं यहां पर लिख देती हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इस तरह से मम्स बचपन में होता है और बड़े में कितनी खतरनाक बीमारी कर सकता है, टेस्टिस का इन्फेक्शन कर देता है, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। चलो आओ थोड़ी सी एनसीईआरटी मास्टर करते हैं। कॉमन कोल्ड कौन करेगा? आछू, नाक वाला वायरस यानी राइनो वायरस। नाउ व्हाट इज द वन थिंग दैट इज कॉमन बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया? कॉमन, सेम पैथोजन नहीं, ये तो वायरस से होता है राइनो वायरस, और ये बैक्टीरिया से होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो पैथोजन तो अलग अलग है। सेम वेक्टर, वेक्टर से तो दोनों ही नहीं होते। वेक्टर मतलब जैसे मच्छरनी के काटने से, वो तो दोनों ही नहीं होते हैं। हाँ, एयर ड्रॉपलेट से दोनों होंगे, दोनों ही एयर के थ्रू डायरेक्ट इनहेल करेंगे या ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। क्योरेबल है, दोनों ही क्योरेबल है। सो कॉमन पॉइंट इज दैट बोथ आर कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। चलिए आइए मैच द कॉलम्स करते हैं। अब यहां पे जो हमें पता है उससे करते हैं। हमें निमोनिया पता है, यानी सी मुझे पता है, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से होता है, तो सी का 2 है, ये आंसर नहीं हो सकता है। एड्स मुझे पता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV से होता है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी डी का 1 है। अब डमडम फीवर और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आपने 11th में पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ाऊंगी। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा से होती है। बेटा ये हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, जब हम प्रोटोजोआ पढ़ते हैं, वहां पर हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में ये बात पढ़ते हैं। तो ए का 4 है, ये आंसर हो गया। और डमडम फीवर होता है लिश्मानिया डोनोवानी से, जिसे काला आजार भी कहते हैं, ये भी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। नहीं भी आता कोई बात नहीं, आपसे नहीं पूछेंगे, एनसीईआरटी में नहीं दिया। चलिए अब यहां पर पूछा है रॉन्गली मैच्ड, यानी फॉल्स बताना है। टाइफाइड का डायग्नोसिस विडाल टेस्ट से होता है, बिल्कुल होता है। प्लेग एनसीईआरटी में दिया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लेग बैक्टीरियल डिजीज है ना कि वायरल। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस, और मैं पढ़ाऊंगी जो खतरनाक वाला मलेरिया है, आज ही पढ़ाऊंगी, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। आपको नहीं भी पता तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नाउ एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज, मतलब वायरल भी होनी चाहिए और मच्छर यानी मच्छरनी, मेल तो बेचारा फूलों का रस लेता है, उससे भी होनी चाहिए। अब देखो मलेरिया मॉस्किटो से होती है, मॉस्किटो से होती है, बट वायरल नहीं है, वायरल नहीं है। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होती है, वायरस से नहीं। चगास डिजीज तो मच्छरनी से भी, चलो आपको नहीं भी पता मान लेते हैं।
टाइफाइड बैक्टीरिया से होती है और मच्छरनी का भी इसमें कोई रोल नहीं है ना। फूड एंड वाटर से, ऐसा लिख देती हूं मैं, फूड एंड वाटर से होती है कंटामिनेटेड, तो दोनों ही नहीं है। फिलारियासिस जो है बेटा मैं बताऊंगी, ये भी मच्छरनी के काटने से होता है, हाथी पांव, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, यानी ये भी मॉस्किटो से होती है, बट ये एक राउंड वर्म से होती है, यानी एस्केलमेंथिस, बुकरेरिया, बैनक्रॉफ्टाई, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मॉस्किटो से तो होती है पर राउंड वर्म है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। काला डिफ्थीरिया जो है ये भी बैक्टीरिया से होती है और एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू होती है। डिफ्थीरिया हमारे नेजल पैसेज में जाता है, ब्लॉक करता है, सूडो मेम्ब्रेन, कल फोटो भी दिखाया था। काला आजार जो है बेटा ये एक सैंड फ्लाई, फ्लाई भी अगेन मॉस्किटो नहीं, मक्खी, फ्लाई से होती है। चलो अपने को नहीं भी पता तो इतना तो मालूम है, ये आ गया। जी हाँ, येलो फीवर और डेंगू दोनों ही मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो की बाइट से होते हैं और दोनों ही वायरल डिजीज हैं। इवन चिकनगुनिया भी इसी कैटेगरी में आता है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए, विच वन ऑफ द वायरल एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज करेक्टली मैच। वायरल भी होना चाहिए और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होना चाहिए। बेटा देखो ये मैच तो करेक्ट है, मैच तो करेक्ट है, पर सिफिलिस ट्रिपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है। गोनोरिया तो निसीरिया गोनोरी से होती है, तो ये तो मैच ही गलत है। हाँ, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन भी है और वायरल भी है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरल और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन भी है, ये है बट बैक्टीरियल, ये आंसर होगा। गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है बट निसीरिया गोनोरी नाम के बैक्टीरिया से होती है। तो अगर यहां निसीरिया गोनोरी भी लिख दूं तो भी ये आंसर नहीं होगा, तो भी ये आंसर नहीं होगा। और ये तो खैर बिल्कुल ही उल्टा सीधा लिखा है। राइट नाउ मैच द कॉलम। आ जाओ, सिफिलिस किससे होती है हमें पता है, मुझे 4 पता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम, तो डी का 1 होगा। ये लो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी कि अमीबियासिस जो है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिक, हमारी इंटेस्टीन में रहता है, तो वो भी खाने पीने से ही जाएगा। डिफ्थीरिया आपको आगे इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगी, इसमें डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस तीनों की मिलाकर कॉमन वैक्सीन आती है। और कॉलेरा हैजा में मैंने आपको बताया था कि कॉलेरा में लूज मोशंस होते हैं, तो ओआरएस का घोल, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी अपने को देनी पड़ेगी। चलो अपना आंसर तो लेकिन आ जाएगा, अभी इस पर नहीं आएंगे। चलिए इतना हो गया। अब यहां पर मुझे एक बात और लिखवानी है, यहां पर बेटा येलो फीवर भी लिख लो, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। जहां पर हमने ये लिखा है, इधर लिख लेते हैं, इधर ही मैं लिख देती हूं इसी में, ऑल्सो येलो फीवर। तो चिकनगुनिया, डेंगू और येलो फीवर तीनों ही वायरस से होते हैं और तीनों ही फीमेल एडीज मॉस्किटो की बाइट से। तो यहां हमारा वायरल डिजीजेस कंप्लीट हुआ। तो हमने बैक्टीरियल कंप्लीट कर लिया, टाइफाइड, निमोनिया डिटेल में, और वायरल कंप्लीट करा, कॉमन कोल्ड, डेंगू, चिकनगुनिया। वायरस से एड्स भी होती है, पर एड्स को हम डिटेल में सेपरेटली पढ़ेंगे। अब आइए हम बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के बारे में। बेटा प्रोटोजोआ क्या है? देखो बैक्टीरिया तो किंगडम मोनेरा में आता है, वायरस तो किसी किंगडम में नहीं आता है, 11th क्लास में पढ़ते हैं, और प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम जिसमें अगर आपको याद हो डाइनोफ्लैजेलेट्स, क्राइजोफाइटा, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब भी आते हैं, यानी ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स हैं और यूकैरियोट्स हैं। याद आ रहा है या नहीं? चलिए, अब क्योंकि प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस आए हैं, मैंने यहाँ ट्रिक बना दी है। पापा और अम्मा काला बाजार गए, काला बाजार, काला बाजार नहीं है ये, कला बाजार है, कला बाजार गए। चाइना की स्ट्रीट्स पे कला बाजार है, उनकी 3 बेटियां हैं, बाला, माला एंड जिया, उनके साथ विथ ट्रायो, बाला, माला एंड जिया। अगर हेल्प करे तो लिख लेना बेटा। पायरिया, पायरिया का मतलब होता है पस आने लगता है हमारे मसूड़े से, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स। हम नहीं पढ़ेंगे किससे होती है, पूछते भी नहीं है। अमीबियासिस बहुत डिटेल में है हमारे सिलेबस में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। काला आजार बेटा बस इतना लिख लो, इसे ही डमडम फीवर बोलते हैं, इतना हमें आना चाहिए। और ये लिशमानिया डोनोवानी, जीनस है लिशमानिया और डोनोवानी है स्पीशीज, इससे होता है। और ये होता है बाय बाइट ऑफ बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई।
जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो लिशमानिया है ये इंसानों में भी रहता है और सैंड फ्लाई के अंदर भी रहता है। सैंड फ्लाई की बाइट से ये इंसान के अंदर आता है, इतना अपने को आना चाहिए। नाउ चगास डिजीज की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आपको। ट्राइकोमोनियासिस, ये हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन में पढ़ चुके हैं। ये ट्राइकोमोनास वजाइनैलिस से होता है, वजाइनैलिस, जिसमें सफेद पानी यानी ल्यूकोरिया होता है। बैलेंटेडियासिस की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ मलेरिया तो ऑफ कोर्स हम बहुत डिटेल में आज पढ़ेंगे। जियार्डियासिस की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। हाँ, स्लीपिंग सिकनेस आपको पता होना चाहिए, इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। वो तीनों सो गई थी क्योंकि बच्चियां हैं, उन्हें कला बाजार में क्या मजे आएंगे। स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन से, आप ट्रिपैनोसोमा भी याद रखोगे चलेगा, एंड बाय बाइट ऑफ टीसी फ्लाई। एक मक्खी है, इसे टिस्टिस नहीं बोलते बेटा, या तो दोनों टी साइलेंट करो सी सी, या फर्स्ट टी साइलेंट करो सेट सी। आप टिस्टिस भी बोल दो चलेगा, अपना कौन सा ओरल एग्जाम है ठीक है। ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि ये प्रोटोजोअल डिजीज है। तो बेसिकली काला आजार का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है 11th क्लास में, और इसके अलावा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। बाकी अमीबियासिस हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और मलेरिया हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हेल्प करे तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, हमें जरूर पता होना चाहिए। चलिए अब आइए हम स्टार्ट करेंगे मलेरिया। मलेरिया स्टूडेंट्स, पता है इसको मलेरिया क्यों बोलते हैं? एक्चुअली ये दो वर्ड से मिलकर बना है, आपको मजे के लिए बताती हूं, माल और एरिया। एरिया का मतलब है एयर, हवा, और माल का मतलब होता है बुरा। जैसे अगर एब्जॉर्प्शन अच्छा ना हो तो माल एब्जॉर्प्शन, काम अच्छे से नहीं कर रहा कोई ऑर्गन तो माल फंक्शनिंग, ऐसी हवा अच्छी नहीं है मतलब बैड माल एयर, यानी मलेरिया। ये मलेरिया का क्या मतलब है? बुरी हवा का क्या मतलब है? हवा तो बुरी कैसे होती है, हवा तो अच्छी होती है। एक्चुअली बेटा मलेरिया में कपकपी आती है, शिवरिंग होती है, चिल्स आते हैं। तो पहले जमाने में ऐसा सोचते थे कि कोई बुरी हवा लग गई है, तो वो वहां से ये शब्द आया है बैड एयर। ठीक है, चलो आओ हेडिंग डालो मलेरिया और हम स्टार्ट करते हैं। मलेरिया, प्लीज पुट द हेडिंग नाउ। सबसे पहले हेडिंग मैं भी डाल लेती हूं, मलेरिया। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मलेरिया किसी बैक्टीरिया से नहीं होता, मलेरिया किसी वायरस से नहीं होता, मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है। इट इज अ प्रोटोजोअल डिजीज। ये पहली बात हमें पता होनी चाहिए अबाउट मलेरिया। नाउ कौन सा है वो प्रोटोजोआ पर्टिकुलरली, यानी पैथोजन क्या है, उसका नाम है, आप सब हमेशा बचपन से पढ़ते आए होगे, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा प्लाज्मोडियम जीनस है, इसके अंदर 60 स्पीशीज आती हैं। इसकी 60 स्पीशीज के बारे में साइंटिस्ट को जानकारी है, लेकिन उनमें से 4 ही हैं जो मलेरिया करती हैं, बीमारी करती हैं, बाकी हार्मफुल नहीं है। ओनली 4 कॉज मलेरिया। 4 स्पीशीज हैं जो इंसानों में मलेरिया करती हैं, इन ह्यूमंस। तो ये हमें पता होना चाहिए, 4 कॉज मलेरिया। कौन कौन सी है वो स्पीशीज, आइए उनके नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले ये सब प्लाज्मोडियम ही हैं। एनसीईआरटी में 3 के नाम दिए हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फिर है प्लाज्मोडियम ओवेल, फिर है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जो अभी क्वेश्चन में भी आया था नाम, और जो चौथी एनसीईआरटी में नहीं, आई थिंक लिखी है, एक जगह लिखी है, मलेरी। मलेरी, ठीक है। अब सबसे ज्यादा मलेरिया वाइवैक्स से होता है, मोस्ट कॉमन जो मलेरिया होता है वो इसी से होता है। सबसे कम जो मलेरिया होता है, सबसे कम, वो ओवेल से होता है। और सबसे खतरनाक, बहुत कॉमन नहीं है, अच्छी बात है, खतरनाक चीज कॉमन नहीं है, गुड, ये इससे होता है। मोस्ट डेंजरस,
और डेंजरस है, जैसे कैंसर डेंजरस होता है, कैंसर को मैलिग्नेंसी बोलते हैं, तो इसे मैलिग्नेंट मलेरिया भी बोलते हैं। इससे जो बीमारी मलेरिया होगा उसे मैलिग्नेंट मलेरिया कहेंगे। बेटा इसमें पेशेंट कोमा तक में चला जाता है, ब्रेन तक डैमेज हो जाता है, तो इसे सेरिब्रल मलेरिया भी बोलते हैं, मोस्ट डेंजरस मलेरिया। इस पे क्वेश्चन आता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं पता इसे कैसे याद कराती थी, देखो एमबीबीएस में आप वाइवा बहुत सारे दोगे, आए दिन वाइवा, हर पोस्टिंग पे वाइवा, हर दिन वाइवा, तो वाइवा बहुत दोगे तो ये मोस्ट कॉमन है वाइवा। वाइवा अब खतरनाक क्या है कि आप वाइवा में फेल हो जाओ, फेल होना खतरनाक है, तो फेल यानी फैल्सीपेरम, फेल होना खतरनाक है, फेल होना खतरनाक है। लेकिन फेल भी होते हैं तो 2 4 5 नंबर तो आते हैं, वो तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिखने के ही आ जाते हैं। सबसे रेयर क्या है कि आपका 0 आए, अंडा 0, अंडे का फंडा अंडा, अंडा को बोलते हैं ओवल, तो ओवेल है सबसे रेयर, ऐसे याद रख सकते हो। फेल होना खतरनाक है इतना तो याद रख ही लेना, फेल होना खतरनाक है इतना तो याद रख ही लेना। चलो आगे बढ़े। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। बेटा डाइजेनेटिक का मतलब पता है क्या होता है, इसके 2 होस्ट है। जैसे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी कि एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस राउंड वर्म से एस्कारियासिस होती है, या एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से अमीबियासिस खतरनाक फूड पॉइजनिंग होती है, पर इनका एक ही होस्ट है, ये पूरी जिंदगी इंसान में ही रहते हैं। लाइफ साइकिल जो होगी, रिप्रोडक्शन जो होगा इंसान में ही होता है, ये मोनोजेनेटिक है। पर अभी मैंने आपको जैसे मलेरिया में बताया था, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर भी कुछ टाइम बिताएगा अपनी जिंदगी का और कुछ टाइम हमारे अंदर बिताएगा। या डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, उसमें जो वायरस है वो कुछ टाइम ह्यूमन में रह रहा है और कुछ टाइम फीमेल एडीज मॉस्किटो में रह रहा है, तो इनके 2 होस्ट हैं, यानी पैरासाइट के 2 होस्ट हैं, 2 होस्ट, इसे डाइजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं। कौन कौन से होस्ट हैं भाई, बड़ा सिंपल है, एक तो हम हैं ह्यूमन, और एक सारी फीमेल ही खून चूसती हैं। मेल मॉस्किटोज तो बेटा फूलों का रस लेते हैं, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। बिल्कुल ध्यान रखना, फीमेल एडीज से डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर होता है, फीमेल एनाफिलीज से मलेरिया होता है, और फीमेल क्यूलेक्स से हाथी पांव फिलारियासिस होता है, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एक है ह्यूमन और एक है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अब बेटा मैं आपको बताऊंगी कि हमारे बॉडी में ये मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है ये आरबीसी रेड ब्लड सेल और लिवर सेल्स में जाता है और मल्टीप्लाई करता है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, गैमीट्स फ्यूजन वो नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा ये मल्टीपल फिजन करता है। नॉर्मली बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करते हैं, एक बैक्टीरिया से 2 डॉटर सेल्स, 2 नए बैक्टीरिया बनते हैं, फिर उन 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, पर यहाँ एक प्लाज्मोडियम जब मल्टीप्लाई करेगा तो बहुत सारे बनाएगा, फिर उन सबसे बहुत बहुत सारे, यानी बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ह्यूमन के अंदर इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा वाला होता है, वो भी मल्टीपल फिजन, मतलब एक से बहुत सारे, मल्टीपल, 1 प्लाज्मोडियम ब्रेक होके बहुत सारे बनाएगा, एसेक्सुअल बाय मल्टीपल फिजन। और कहां करता है ये, इनसाइड हमारे जो लिवर सेल्स हैं एंड हमारे जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिसे फुल फॉर्म नहीं पता हो लिख लेना। लिवर सेल्स को बेटा हिपैटोसाइट्स भी बोल सकते हैं, हिपैटो वर्ड लिवर के लिए यूज करते हैं। हिपैटिक आर्टरी लिवर की आर्टरी है, हिपैटिक वेन लिवर की वेन है, बिल्कुल उसी तरीके से। नोट करा सबने। अब इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी भैया स्क्रीन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी गैमीट्स फॉर्म होंगे, उनका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, वो सब फीमेल मॉस्किटो के अंदर, एंड ऑफ कोर्स एनाफिलीज में बार बार नहीं बोल रही हूं, इसकी गट में होता है, इसके पेट में होता है, इनसाइड गट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और
इसी के अंदर मैं सिखाऊंगी एक स्टेज बनती है स्पोरोजॉइड। अगर किसी फीमेल मॉस्किटो, एनाफिलीज मॉस्किटो के सलाइवा में वो स्पोरोजॉइड मौजूद है और वो किसी इंसान को काटेगी और उसका सलाइवा इंसान के ब्लड में गया और सलाइवा के साथ वो स्पोरोजॉइड अंदर गया, तो ही बीमारी होती है। मतलब इन्फेक्शियस स्टेज स्पोरोजॉइड जो है वो भी इसी मच्छरनी के अंदर प्रोड्यूस होती है। सो इन्फेक्शियस स्पोरोजॉइड फॉर्मेशन वो भी मच्छरनी के अंदर ही होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मच्छरनी के अंदर होगा और स्पोरोजॉइड जो है इन्फेक्शियस, अगर किसी फीमेल मॉस्किटो ने किसी इंसान को काटा एनाफिलीज पर उसके सलाइवा में स्पोरोजॉइड नहीं है तो मलेरिया नहीं होगा, स्पोरोजॉइड फॉर्मेशन। यानी हम यहां लिख देते हैं कि इन्फेक्शियस स्टेज क्या है। इन्फेक्शियस स्टेज इज स्पोरोजॉइड। इसीलिए पता है इनकी जो क्लास है उसे स्पोरोजोआ कहते हैं। आप में से जिसने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी है उसे पता होगा ये बात। प्रोटोजोआ की 4 ग्रुप्स होते हैं। सीलिएटेड जिनमें सीलिया होता है जैसे चप्पल वाला पैरामीशियम, जिनमें सूडोपोडिया होते हैं, अमीबॉइड जिसमें अमीबा एंट अमीबा आता है, 11th क्लास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फ्लैजिलेटेड जिनमें फ्लैजिला होता है, ट्रिपैनोसोमा, लिशमानिया, एंड स्पोरोजोआ क्लास जिसमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि ये पैरासाइट की तरह रहते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर, उन्हें चलने की जरूरत ही नहीं है, उसमें हमारा प्लाज्मोडियम आता है। नाउ या एक बात और समझ लो, ये मच्छरनी के अंदर, मॉस्किटो के अंदर डिजीज नहीं करता, मलेरिया नहीं करता, दुश्मनी हमसे ही है, मलेरिया हम में ही करेगा, लेकिन मच्छरनी के काटने से हमारे अंदर आ रहा है। तो इस फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को वेक्टर या करियर भी कहते हैं। इसे हम वेक्टर भी कहेंगे या करियर भी कहेंगे। ये कैरी कर रही है इस पैथोजन को, वेक्टर या करियर, ट्रांसमिट्स पैथोजन। बेटा बीमारी ये नहीं कर रही है मच्छरनी, बीमारी तो प्लाज्मोडियम के कारण हो रही है। तो पैथोजन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है, पर किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है वो उसे वेक्टर कहते हैं, वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, वहां पर जो फीमेल और एडीज मॉस्किटो है बेटा उसे भी हम वेक्टर या करियर ही कहेंगे। ठीक है, लिख लो चाहो तो, कंफ्यूज नहीं होना अपने को बिल्कुल भी, बिल्कुल अपने को कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए आगे चलना है। तो इसे आप वेक्टर या करियर भी कह सकते हो। डिजीज इसके अंदर नहीं होगी, इन्हें कभी येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया नहीं होगा, वो हमें होगा इंसान को। ठीक है, चलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैं एक कॉन्सेप्ट और बताती हूं, जब भी 2 होस्ट होते हैं तो एक प्राइमरी होस्ट होता है, एक सेकेंडरी होस्ट होता है। बट थैंक गॉड हमारी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं पूछा। एक्चुअली स्टूडेंट्स 2 अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी के। एक क्राइटेरिया तो ये होता है कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो प्राइमरी, और जिसमें एसेक्सुअल होगा वो सेकेंडरी। उस हिसाब से ये प्राइमरी होस्ट है, ये सेकेंडरी होस्ट है। पर एक और क्राइटेरिया होता है क्लिनिकली, जिसमें बीमारी होगी वो प्राइमरी, उस हिसाब से ह्यूमन प्राइमरी हो गया। तो थैंक गॉड एनसीईआरटी में ये बातें पूछी नहीं गई हैं और हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं किया गया है। ऑल थैंक्स टू एनसीईआरटी। चलो हो गया, इतना एक बार नोट करो अच्छे से, फिर हम इसकी लाइफ साइकिल को देखेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए आइए अब आप एक डबल पेज ले लीजिएगा, एक फुल पेज, और अब हम इसकी लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ मैं लाइफ साइकिल को यहां से स्टार्ट कर रही हूं, सेंटर से, फिर हम पूरी साइकिल जैसा बनाएंगे। देखो सबसे पहले ये आएगा कैसे एक इंसान की बॉडी में। एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है, बीमार नहीं है, हेल्दी है। एक ऐसी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने उसे बाइट किया जिसके सलाइवा के अंदर ये इन्फेक्शियस स्पोरोजॉइड स्टेज है, मतलब प्लाज्मोडियम है इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड स्टेज। ठीक है, सो सबसे पहले
सबसे पहले पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम enters human body as infectious sporozoid. अगर उस मच्छरनी के सलाइवा में स्पोरोजॉइड नहीं है तो मलेरिया नहीं होगा. एज इन्फेक्शियस स्पोरोजॉइड थ्रू bite of infected फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. ऑफ कोर्स वो एनाफिलीज मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, अभी समझ आएगा. तभी उसके अंदर ये स्पोरोजॉइड स्टेज बनी है और उसने जब बाइट करा तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गया, यानी ब्लड में आ गया. अब क्या होगा? अब ब्लड से होता हुआ ये लिवर में पहुंचेगा. भाई ब्लड कभी ना कभी लिवर में तो जाएगा ही ना, तो ये अब लिवर में पहुंचेगा. सो नेक्स्ट क्या होगा? ये जो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स मतलब स्पोरोजॉइड्स, दे रीच लिवर के अंदर जो लिवर सेल्स हैं, दे रीच लिवर सेल्स. कैसे पहुंचेगा बेटा? ब्लड के थ्रू. हर चीज हमारे यहां किसके थ्रू घूमती है? ब्लड के माध्यम से, ब्लड के मीडियम से. तो थ्रू ब्लड इट रीचेज लिवर सेल्स. अब लिवर सेल्स के अंदर ये मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे. सपोज करो एक स्पोरोजॉइड पहुंचा, इसने मल्टीपल फिजन किया. एक से सपोज 100 बन गए, फिर उन 100 से और 50,000 बन गए. तो एक टाइम आएगा, जैसे सपोज करो बेटा अगर ये लिवर सेल है, ये सपोज लिवर सेल है और इसके अंदर ये एक स्पोरोजॉइड आ गया. सपोज ये आ गया स्पोरोजॉइड, सपोज ये आ गया एक स्पोरोजॉइड. अब ये मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा. तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इतना नंबर में हो जाएंगे कि लिवर सेल फट जाएगा, और जब लिवर सेल बर्स्ट होगा तो ये वापस ब्लड में आ जाएंगे. यानी स्टोरी में क्या हुआ है आइए देखते हैं. नाउ दे, थोड़ा सा छोटा लिखती हूं ताकि इजीली दिख जाए. दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, और हम जानते हैं कौन सा वाला? मल्टीपल फिजन. They reproduce asexually inside liver cells. इनका नंबर बढ़ेगा. Finally burst them and released into blood. ब्लड में वापस आ गए. आप कहोगे कि मैम फिर ये ब्लड में ही क्यों नहीं रहे थे? एक्चुअली लिवर सेल्स में जाना जरूरी है क्योंकि वहीं जाकर इनका नंबर इंक्रीज होता है इतना तेजी से. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा लिवर के सेल्स के अंदर. कौन सा वाला होगा? एसेक्सुअल. और अब फाइनली वापस इनटू ब्लड आ गया. ठीक है, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं. इनिशियली मल्टीप्लाई कर रहे हैं लिवर सेल के अंदर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके बाद ये घुस जाएगा आरबीसी के अंदर. ब्लड में जो आरबीसीज है उसके अंदर अटैक करेगा ये. यानी नेक्स्ट स्टेप होगा अटैक्स आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स. अब इनके अंदर ये मल्टीप्लाई करेगा. देखो अभी क्या सिचुएशन हुई थी? अभी जैसे ये लिवर सेल था तो इसके अंदर ये बहुत सारे हो गए थे, बहुत सारे, लाइक दिस. तो अल्टीमेटली ये लिवर सेल बर्स्ट हो गया था, टूट गया बेटा ये. और जब ये टूट गया तो ये इस तरह से बाहर निकल गए, ये बाहर निकल गए, बर्स्ट हो गए. अब ये आरबीसी के अंदर घुस गए और वहां भी अपना नंबर बढ़ाएंगे. सो अटैक्स आरबीसीज एंड नाउ मल्टीप्लाई
एसेक्सुअली यानी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इनसाइड आरबीसी। इनिशियली लिवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई करा और अब आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वही एसेक्सुअली यानी वही मल्टीपल फिजन से। तो बेटा एक समय आएगा जब आरबीसी भी बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। नाउ एंड बर्स्ट आरबीसी, बर्स्ट आरबीसी। अब बड़ा ध्यान से सुनिए, बर्स्ट आरबीसी यानी लिवर सेल्स के अंदर पहले अपना नंबर बढ़ाया, अब आरबीसी के अंदर नंबर बढ़ाया और बर्स्ट हो गए। यानी सपोज करिए अगर ये एक आरबीसी था, ये एक आरबीसी था, ये बर्स्ट हो गया है और इसमें से भी ये सारे बाहर निकल गए, ये बाहर निकल गए, यानी फिर से ब्लड में आ गए, प्लाज्मा में आ गए। अब स्टूडेंट सुनो क्या होता है, जब ये आरबीसी के अंदर थे तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन था। ये हीमोग्लोबिन को एक जहरीले कंपाउंड में चेंज कर देते हैं जिसे हीमोजॉइन बोलते हैं। एक्चुअली हीमोग्लोबिन इनके लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, इनके लिए हीमोजॉइन यूजफुल होता है। तो हुआ क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि when released out of RBC, तो हीमोजॉइन रिलीज्ड। भाई सिंपल सी बात है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की जगह हीमोजॉइन बन गया, तो जब यहां पे आरबीसी बर्स्ट हुआ तो हीमोजॉइन भी तो बाहर निकला, तो स्पोरोजॉइड्स भी निकले और हीमोजॉइन भी निकला। और हीमोजॉइन जहरीला है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक हीमोजॉइन भी प्लाज्मा में आ गया और प्लाज्मोडियम तो प्लाज्मा में आ ही गया है, ये सब कुछ प्लाज्मा में आ गया है। बेटा ये जो हीमोजॉइन है टॉक्सिक, इसके कारण से पेशेंट को ठंड लगना, बुखार आना, यानी इसके कारण से साइकिल्स ऑफ फीवर, चिल्स, अदर सिम्टम्स, जो भी अदर सिम्टम्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं मैं अभी थोड़ी सी देर में आपको बताऊंगी। तो इसके कारण से जब आरबीसी से बाहर निकले तो हीमोजॉइन पिगमेंट भी बाहर निकला आरबीसी से और उस कारण से बुखार आता है। अगर ये सब करने में 4 दिन लगेंगे तो 4 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है, अब जाकर पेशेंट को पहला लक्षण, पहला सिम्टम आएगा जब सबसे पहले आरबीसीज बर्स्ट होंगे। अगर ये करने में 10 डेज लगेंगे तो 10 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है, अगर ये करने में 30 डेज लगेंगे तो 30 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी 30 दिन पहले प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर घुसा था, अब जाकर सिम्टम आया है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, सिम्टम्स करने के बाद में ये फिर से नए नए आरबीसी के अंदर घुस जाते हैं, मतलब ये प्लाज्मोडियम फिर से न्यू आरबीसी को अटैक करेगा, फ्रेश आरबीसी को अटैक करेगा, फिर उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर बर्स्ट होगा, फिर हीमोजॉइन रिलीज होगा, फिर उसको फिर से बुखार आएगा। हर 3 से 4 दिन में ऐसा होता रहता है कि आरबीसीज बर्स्ट होते हैं, हीमोजॉइन रिलीज होता है, फीवर, चिल्स, लक्षण, सिम्टम्स आते हैं, फिर 3-4 दिन ठीक रहता है, फिर नए, वो ठीक नहीं है उस समय पर आरबीसीज के अंदर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रेश आरबीसीज, और फिर उन्हें तोड़ते हैं, यानी ये ऐसा हो जाएगा लाइक दिस, enters into न्यू आरबीसीज, और फिर यही कहानी होगी, फिर यही कहानी होगी। ठीक है, या इन्फेक्ट न्यू आरबीसीज भी आप बोल सकते हो, एक ही बात है, एंटर्स और इन्फेक्ट न्यू आरबीसी। बेटा ऐसी कई सारी मेडिसिन हैं मलेरिया की जो इस लेवल पर अटैक करती हैं, और वो क्या करती हैं, इन्हें आरबीसी के अंदर घुसने से रोक देती है, इस साइकिल को रोकती है।
यानी अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, आओ फिर से रिवाइज करते हैं, क्लास में याद करना है। हमने बात की कि सबसे पहले एक इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। इन्फेक्टेड का मतलब है कि उसके सलाइवा के अंदर स्पोरोजॉइड है, जो इन्फेक्शियस स्टेज है। उसने बाइट किया एक ह्यूमन को, उसके ब्लड में स्पोरोजॉइड प्लाज्मोडियम आ गया। अब ब्लड के थ्रू वो लिवर सेल्स में पहुंचा, वहां जाकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फिजन किया, अपना नंबर इंक्रीज किया, अल्टीमेटली लिवर सेल बर्स्ट हो गया। अब ये आरबीसी को अटैक करेंगे, इसके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीपल फिजन करेंगे, अल्टीमेटली आरबीसी भी बर्स्ट हो जाएगा। पर इन्होंने आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन को हीमोजॉइन, जहरीले पिगमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो भी रिलीज होगा। और जब वो रिलीज होगा, उस कारण से सिम्टम्स, लक्षण आएंगे। हीमोजॉइन जो है, हीमोजॉइन ये है जहरीला, ये फीवर, चिल्स, सिम्टम्स सब कुछ करेगा। बेटा हीमोजॉइन है, एन जॉइक नहीं, हीमोजॉइन, हीमोजॉइन, जॉइन। अभी मैं अलग से भी लिखवा दूंगी इसके बारे में। अब क्या होता है, ये चलता रहेगा, हर 3 से 4 दिन में उसे बुखार आता रहेगा। अब आरबीसी के अंदर ही कुछ प्लाज्मोडियम, बाकी तो नए नए आरबीसी को अटैक कर रहे हैं, कुछ प्लाज्मोडियम गैमेटोसाइट्स बनाएंगे। गैमेट नहीं बोला मैंने, गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट मतलब वो सेल जो फ्यूचर में गैमीट बनाएगा। जैसे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये गैमेटोसाइट है क्योंकि इससे अल्टीमेटली फिर स्पर्म बनेगा। या ऊगोनिया गैमेटोसाइट है क्योंकि उससे फिर ऊगोनिया बनेगा, ओवम बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा। तो होता क्या है कि आरबीसी के ही अंदर, आरबीसी के ही अंदर ये गैमेटोसाइट्स बनाते हैं। एक ये कहानी तो चल ही रही है, ये कहानी तो चल ही रही है, प्लस ये कहानी भी चल रही है, ये कहानी भी चल रही है। आइए लिखते हैं, पहले आप इतना नोट करो एक बार, क्विकली करिए। गैमेटोसाइट्स डेवलप होंगे आरबीसी के अंदर, गैमेटोसाइट्स डेवलप होंगे, एक बार लिख लो। नाउ गैमेटोसाइट्स, एक सेकेंड, और बेटा गैमेटोसाइट जो है ना, ये सेक्सुअल स्टेज है, क्योंकि आगे फ्यूचर में इसी से गैमीट्स बनेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन, जाइगोट यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो गैमेटोसाइट्स जो एक सेक्सुअल स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज डेवलप्स इनसाइड आरबीसीज, इनसाइड आरबीसीज। मतलब ये तो आरबीसी, नए नए आरबीसी अटैक हो रहे हैं, बर्स्ट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ सपोज करो अगर ये एक आरबीसीज है, ये आरबीसी है मान लो, तो इसके अंदर ये सपोज एक गैमेटोसाइट बन गया, मेल गैमेटोसाइट, फीमेल गैमेटोसाइट बन गया। तो सपोज करो ये है वो गैमेटोसाइट्स, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स। रुको, ऐसा इतना नहीं लिखती मैं, अपने जगह अच्छा सुंदर नहीं बनेगा डायग्राम, ठीक है। सो मेल एंड फीमेल, मेल गैमेटोसाइट जिससे फ्यूचर में मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमेटोसाइट जिससे फ्यूचर में फीमेल गैमीट बनेगा। चल, तो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप्स इनसाइड आरबीसी। अब क्या होता है, अब इस इंसान को जिसे मलेरिया है, इसे डिजीज्ड है, ये इन्फेक्टेड ह्यूमन है, इसे किसी नॉर्मल फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने काटा, वो इसका खून चूसने आई। तो बेटा जब वो इसका खून चूसेगी, ब्लड, तो ब्लड में प्लाज्मा भी उसके मुंह में जाएगा, माउथ में, आरबीसी भी जाएंगे, डब्ल्यूबीसी भी जाएंगे, प्लेटलेट्स भी जाएंगे, और कुछ आरबीसी ये वाले भी चले जाएंगे जिनके अंदर गैमेटोसाइट है, राइट? अरे मजे आ रहे हैं। तो गैमेटोसाइट्स बन गए हैं, जो सेक्सुअल स्टेज है इनसाइड आरबीसी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है हमारे अंदर, गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन वो नहीं हुआ है हमारे बॉडी में, तो एसेक्सुअल ही हुआ है। लिवर के अंदर भी एसेक्सुअल हुआ है, आप देख सकते हैं, और आरबीसी के अंदर भी एसेक्सुअल हुआ है।
गैमेटोसाइट्स बने हैं, केवल गैमेटोसाइट्स, गैमीट्स नहीं बने हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हुआ है ह्यूमन में, यही तो हमने लिखा था। अब एक नॉर्मल मच्छरनी जो भले ही इन्फेक्टेड नहीं है, उसने इंसान का, इस इन्फेक्टेड बीमार इंसान का खून चूसा, उसके माउथ में ये वाले आरबीसीज चले गए, माउथ से होते होते उसके मस्किटो के गट में, इंटेस्टीन में पहुंचे। अब वहां पर इन्हें एप्रोप्रिएट टेम्परेचर और पीएच मिलेगा। हमारे बॉडी में, हमारे अंदर ये कभी गैमीट नहीं बनाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर और पीएच डिफरेंट होता है जो मॉस्किटो के अंदर है उससे, और पर्टिकुलर टेम्परेचर पीएच पर ही ये गैमीट बना सकते हैं। लेकिन जब ये मॉस्किटो, पर्टिकुलरली फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की गट में, इंटेस्टीन में पहुंचेंगे, इन्हें सही वातावरण, एनवायरनमेंट मिलेगा। अब ये गैमेटोसाइट्स गैमीट्स बनाएंगे और गैमीट्स फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे। ये सब कुछ उस मॉस्किटो की गट में हो रहा है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा, वो मॉस्किटो की गट में हो रहा है। आए, मजे आ रहे हैं? यानी अब क्या होगा, अब फीमेल मॉस्किटो, नाउ फीमेल मॉस्किटो, वही एनाफिलीज वाली, मैं बार बार नहीं लिख रही हूं। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विथ ब्लड मील। जो वो खाना खा रही है, ब्लड, खून चूस रही है, ब्लड की मील ले रही है, उसमें आरबीसीज भी हैं। तो इस ब्लड मील के साथ उसके बॉडी के अंदर पहुंच गए ये गैमेटोसाइट्स। फीमेल मॉस्किटो के अंदर गैमेटोसाइट्स पहुंच गए जब उसने खून का खाना खाया। ठीक है, नाउ अब इसके बाद में गैमीट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा। यानी अब यहां पर गैमीट फॉर्मेशन, देन फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। बेटा फर्दर डेवलपमेंट से क्या मतलब है? फर्दर डेवलपमेंट मतलब एक सिंगल सेल जाइगोट बनेगा, फिर उससे और मल्टीप्लाई हो होकर जो एम्ब्रियो बन रहा है। फर्दर डेवलपमेंट इन गट ऑफ मॉस्किटो, गट ऑफ मॉस्किटो। यही फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की ही बातें चल रही हैं यहां पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां हो रहा है? फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, गट ऑफ मॉस्किटो के अंदर। फर्टिलाइजेशन, फर्दर डेवलपमेंट, गैमीट फॉर्मेशन, सब कुछ हो रहा है। अब क्या होगा? अब बेटा होता क्या है एक्चुअली रियल में, अगर मैं आपको बताऊं, आप बनाना मत ये। जैसे सपोज करो ये इंटेस्टीन है, ये इंटेस्टीन की दीवार है, वॉल है, ठीक है। यहां पर जाइगोट बनता है, ये खाना तो यहीं आएगा ना, माउथ से होता हुआ वो जो खाली जगह है, तो यहीं पर गैमेटोसाइट्स आए, उनसे गैमीट्स बने, उससे जाइगोट बन गया। फिर बेटा ये जाइगोट जो होता है ना, ये मोटाइल बन जाता है। वैसे जाइगोट नॉन मोटाइल होता है, और वो इस दीवार को क्रॉस करके यहां आ जाता है बॉडी में, बॉडी कैविटी में। और अब ये जो जाइगोट है, इसे ऊकाइनीट बोलते हैं। हालांकि ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, ना पूछा जाता है, मैं आपको नॉलेज के लिए, एक आइडिया के लिए बता रही हूं। और उसके बाद में ये मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई कर करके ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है, और उसके अंदर फिर एक स्पोरोजॉइड स्टेज बनती है। और ये स्पोरोजॉइड स्टेज फिर ब्लड के थ्रू उसके सलाइवा में चली जाती है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसके थ्रू सलाइवा मुंह में आ जाती है। और फिर वही कहानी कि अगर ऐसी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड है, जिसके सलाइवा में इन्फेक्शियस स्पोरोजॉइड है, वो किसी हेल्दी इंसान को बाइट करेगी, तो फिर ये उसके ब्लड में आएंगे, फिर लिवर सेल में जाएंगे, फिर वहां मल्टीप्लिकेशन करेंगे एसेक्सुअली, फिर उसे बर्स्ट करेंगे, फिर आरबीसी को अटैक करेंगे, फिर वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, हीमोग्लोबिन को हीमोजॉइन टॉक्सिक पे कन्वर्ट करेंगे, फिर आरबीसी को बर्स्ट करेंगे,
हीमोजॉइन रिलीज होगा, उसके कारण से सिम्टम्स आएंगे, फ्रेश आरबीसीज अटैक होते जाएंगे, आरबीसीज कम होते जाते हैं, मलेरिया में खून की कमी होती है, आरबीसीज कम होते जाते हैं, और कुछ आरबीसीज के अंदर गैमेटोसाइट्स बनेंगे, और फिर उसे कोई नॉर्मल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो बाइट करेगी, गैमेटोसाइट उसकी गट में जाएंगे, कहानी चलती रहेगी ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मजे आए? चलिए आइए इस बात को भी अब हम लिख लेते हैं। एक बार इतना नोट करो, fertilization and further development. Now, अब ये जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्पोरोजॉइड्स हैं, मैच्योर इन्फेक्टिव स्पोरोजॉइड्स हैं, ये इस गट से, वो जो गट की वॉल पर लगे हुए हैं वहां से एस्केप करते हैं, एस्केप फ्रॉम गट एंड stored in salivary gland of mosquito. ये जो मच्छरनी है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, इसके सलाइवरी ग्लैंड में जाकर वो स्टोर होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में जाकर ये जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्पोरोजॉइड्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं। चलिए इसका बॉक्स बना देते हैं। लाइक दिस। इसके बाद ये स्टेज हुई, और फिर जब ये इसे बाइट करेगी तो फिर से ये कहानी चालू हो जाएगी। आ गई साइकिल समझ में अच्छे से? एक एक वर्ड समझ में आ गया? जल्दी से नोट करो। सलाइवरी ग्लैंड होगा, उसके अंदर स्पोरोजॉइड्स होंगे, सलाइवरी ग्लैंड होगा और उसके अंदर स्पोरोजॉइड्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं यहां पर ऐसा फोटो बना देती हूं। इस तरह से ये सपोज सलाइवरी ग्लैंड है और इसके अंदर ये स्पोरोजॉइड्स भरे हुए हैं। ये बेटा प्लाज्मोडियम ही है, सिंगल सेल का होता है प्लाज्मोडियम, यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस भी होगा लाइक दिस। तो एनसीईआरटी की लेबलिंग है, दीज आर द स्पोरोजॉइड्स, इन्फेक्शियस स्टेज है ये, एंड दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि ह्यूमंस के अंदर आरबीसी एंड लिवर सेल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन एंड स्पोरोजॉइड फॉर्मेशन वो दोनों ही फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की गट में होगा। दोनों के अंदर ये अपनी जिंदगी गुजार रहा है, यानी इसके 2 होस्ट हैं। चलिए आइए मेरे प्यारे नादान परिंदों, एक बार एनसीईआरटी निकालिए, एक बार एनसीईआरटी निकालिए। ये हमने लास्ट क्लास में करा था कॉमन कोल्ड। चलो कॉमन कोल्ड के नीचे आ जाओ, आओ बेटा एनसीईआरटी मार्क करो मेरे साथ। हम बात कर रहे हैं कि कुछ डिजीजेस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ ऑल्सो। इसमें है मलेरिया, अ डिजीज विच ह्यूमंस आर फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स। एक टाइनी प्रोटोजोआ करता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज हैं, वाइवैक्स, मलेरी, फैल्सीपेरम। यहां पर ओवेल नहीं लिखी है, यस यहां पर ओवेल अंडा जो सबसे रेयर है वो नहीं लिखी है। ये डिफरेंट टाइप का मलेरिया करेंगी। फैल्सीपेरम, फेल होना खतरनाक है, फेल होना ये मोस्ट सीरियस और फेटल यानी जानलेवा भी हो सकता है। नाउ लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। देखिए प्लाज्मोडियम सबसे पहले एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी में एज अ स्पोरोजॉइड जो इन्फेक्शियस फॉर्म है, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अब ये पहले मल्टीप्लाई करेगा लिवर सेल्स में और फिर अटैक करेगा आरबीसीज में, और फाइनली इनका रप्चर हो जाएगा। जब आरबीसी का रप्चर होगा तब रिलीज होगा टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजॉइन, और उसी के कारण चिल्स, फीवर सिम्टम्स आएंगे जो अभी मैं लिखवाऊंगी। हर 3-4 दिन में ये सिम्टम्स आएंगे। अब जब एक नॉर्मल फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ऐसे इन्फेक्टेड इंसान को बाइट करेगी तो ये पैरासाइट उस मॉस्किटो की बॉडी में एंटर करेगा। कैसे एंटर करेगा? गैमेटोसाइट के फॉर्म में, और फिर फर्दर डेवलपमेंट यानी गट के अंदर गैमीट्स बनेंगे, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ये सारा डेवलपमेंट होगा।
नाउ ये पैरासाइट मल्टीप्लाई करेगा और फाइनली स्पोरोजॉइड बनाएगा जो स्टोर हो जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो के अंदर। और जब ऐसी मॉस्किटो किसी इंसान नॉर्मल इंसान को बाइट करेगी तो फिर ये स्पोरोजॉइड उसके बॉडी में आ जाएंगे और फिर से ये सारी इवेंट्स दोबारा होने लग जाएंगे। यानी ये जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसके 2 होस्ट हैं, एक ह्यूमन और एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, तभी इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है इसे हम वेक्टर यानी ट्रांसमिटिंग एजेंट भी कह सकते हैं। इसमें बीमारी नहीं हो रही है, इसे मलेरिया नहीं हो रहा है। नाउ ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम। सबसे पहले मॉस्किटो ने बाइट किया एक इंसान को और स्पोरोजॉइड्स उसके सलाइवा से गए। नाउ स्पोरोजॉइड्स लिवर में रीच करेंगे थ्रू ब्लड। लिवर के अंदर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, सेल को बर्स्ट करेंगे और वापस से ब्लड में आ जाएंगे। अब वो रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली आरबीसी में, उसे बर्स्ट करेंगे। बर्स्ट होने पर सिम्टम्स आएंगे और अब वो न्यू आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। कुछ आरबीसी के अंदर सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट डेवलप होगी। अब एक फीमेल मॉस्किटो जब ब्लड मील लेगी तो उसके बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर गैमेटोसाइट्स जाएंगे। गट ऑफ द मॉस्किटो के अंदर गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट होगा। और अब ये स्पोरोजॉइड्स बनाएंगे मैच्योर इन्फेक्शियस स्टेज जो गट को एस्केप करके स्टोर हो जाएगा उसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। और फिर जब ऐसी मॉस्किटो किसी हेल्दी इंसान को बाइट करेगी तो स्पोरोजॉइड्स उस इंसान के ब्लड में फिर से आ जाएंगे। तो एक इंसान से दूसरे इंसान में मलेरिया हो गया थ्रू फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। एक एक वर्ड समझ में आ गया, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार फटाफट से इस लाइफ साइकिल को देखो, एनसीईआरटी वाली लाइफ साइकिल को देखो। हमने एनसीईआरटी की थ्योरी और एनसीईआरटी की लाइफ साइकिल दोनों को अंडरस्टैंड कर लिया है। बेटा मैं यहां पर ही एक चीज और लिख देती हूं, रिकरिंग यानी एवरी, हर 3 से 4 दिन में, रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। पॉज करके खुद से एक बार देखो सब कुछ। एक्चुअली पता है क्या होता है, आपको बताती हूं, मैं बताती हूं। देखो अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं, सपोज ऐसा लिख लेती हूं मैं, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब बॉडी में एंटर होने से लेकर वो लिवर में गया, लिवर सेल्स को बर्स्ट किया, आरबीसी में एंटर हुआ, आरबीसी को बर्स्ट किया, हीमोजॉइन रिलीज हुआ, उसके बाद पहला सिम्टम आया। तो अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं बेटा, वाइवैक्स और ओवेल में ये 10 से मतलब 14 दिन के आसपास होता है। मतलब 14 डेज में जब मच्छरनी ने काटा उसके 14 दिन में बुखार आता है पहली बार। लेकिन फैल्सीपेरम जो खतरनाक है उसमें 12 दिन में ही ऐसा हो जाता है। और बेटा जो मलेरी वाली है, मलेरी, इसमें 30 डेज में होता है, 28 से 30 डेज में। हालांकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है, दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। नाउ इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और वो ये है कि, एक सेकंड दीजिए प्लीज मुझे, यस, और वो ये है कि कितने दिन में सिम्टम्स आते हैं। तो पहले तो अपन बात करते हैं कि सिम्टम्स कौन कौन से हैं मलेरिया के। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, बेटा देखो मलेरिया में क्या होता है, बहुत इजी है। 3 स्टेजेस होती है मलेरिया के सिम्टम्स की। सबसे पहले ठंड लगती है, भयंकर ठंड लगती है, यानी फर्स्ट होती है चिल्स, और ठंड लग के शिवरिंग होती है, शिवरिंग। इसके बाद भयंकर तेज बुखार आता है, 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आता है। तो चिल्स एंड शिवरिंग हुई, उसके बाद में हाई फीवर हुआ, उसके बाद में ऐसा करती हूं मैं, रुकिए, चिल्स एंड शिवरिंग हुई, उसके बाद में हाई फीवर आया, तेज बुखार आता है। बेटा नॉलेज बेसिक आना चाहिए आपको। 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉर्मली हमारा 99 के आसपास टेम्परेचर रहता है। अब क्या होता है जब इतना हाई फीवर आता है, अब इसके बाद में एकदम से पसीने आते हैं, भयंकर पसीने, प्रोफाउज यानी बहुत ज्यादा प्रोफाउज स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं।
और जब पसीना आता है तो टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाता है, टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल, फिर से वही 99, 98, 99 के आसपास आ जाता है। और फिर 3 से 4 दिन में, एवरी 3 to 4 डेज ये कहानी चलती रहेगी। एक्चुअली अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होता है। जैसे फैल्सीपेरम में 2 दिन के अंदर अंदर ही बार बार बुखार आता है, ट्यूसडे आया, थर्सडे आया, सैटरडे आया, ऐसा होता है। इनमें हर 3 दिन में आता है, 72 आवर्स में आता है। ये क्या हो रहा है? ये सिम्टम्स कब आ रहे हैं? जब आरबीसी बर्स्ट होकर और हीमोजॉइन रिलीज हो रहा है, उसके असर के कारण आ रहे हैं। जैसे वो हीमोजॉइन खत्म हुआ, ये खत्म हो गया, और अब वो नए आरबीसी में घुसे हुए हैं, अटैक्ड है, अभी वहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी हीमोजॉइन प्लाज्मा में नहीं है, तो 2-3 दिन पेशेंट ठीक है, फिर बुखार आएगा। तो टाइफाइड में सस्टेन्ड लगातार 39-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, सस्टेन्ड हाई फीवर। डेंगू में फ्रंटल हेडेक होता है, पेन बिहाइंड द आईज होता है। निमोनिया में सांस लेने में तकलीफ होती है। इसमें ऐसे ही ठंड लगती है, हाई फीवर आता है, भयंकर पसीने आते हैं और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। और ये घटना घटती रहती है बार बार। क्यों होता है वो आपको मैंने बता दिया। यहां लिख दूं कितने दिन में आता है? इसमें एवरी 3 डेज, 72 घंटे के अंदर अंदर। इसमें भी एवरी 3 डेज, इसमें एवरी 2 to 3 डेज, मतलब 2 डेज, हर 2 दिन में आ जाता है, ऐसा समझ लो। और इसमें एवरी 4th डे, हर चौथे दिन। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी वाली स्पीशीज ने मलेरिया किया है। अपना तो हर 3 to 4 डेज एनसीईआरटी ने मोटा मोटा लिखा हुआ है, ठीक है। अपने को तो वही याद करना है जो एनसीईआरटी ने लिखा है। चलिए, तो ये मलेरिया के सिम्टम्स जो हैं ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब हो गया इतना, एक बार नोट करो अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब 1-2 बातें आपको और बता देती हूं मलेरिया का बचाव, प्रिवेंशन। देखो, ये मॉस्किटो से हो रहा है, तो वो सारे तो बचाव होंगे ही जो घिसे पिटे हमें पता ही है। हमें क्या क्या पता है? वही मॉस्किटो नेट्स लगा लो, जो हमने डेंगू चिकनगुनिया में बात की थी, मॉस्किटो रेपेलेंट्स, है ना, वायर मेश लगा लो, मतलब जाली लगा लो, विंडोज में, डोर्स में, विंडोज एंड डोर्स, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है ना। क्लीनिंग ऑफ वाटर सोर्सेस, जैसे कूलर वगैरह में पानी इकट्ठा मत होने दो, लाइक कूलर्स एक्सेट्रा। घर के आसपास में गंदा पानी मत इकट्ठा होने दो, क्योंकि वहीं पर ये मॉस्किटोज ब्रीड करती हैं। अब जो मेन है, ये तो सब ठीक है, जनरल है। अब सबसे अच्छा बचाव है मच्छर मार दो। अब वो मच्छर हो चाहे मच्छर नहीं, अपने को दिख तो रहा नहीं है, पर मार दो आप तो, यानी किलिंग ऑफ मॉस्किटो। जी हाँ, पहले क्वेश्चन आता था कि बेस्ट प्रिवेंशन क्या है, सबसे अच्छा बचाव क्या है, कि आप मच्छरों को ही मार दीजिए, ये बेस्ट है, बेस्ट प्रिवेंशन। ना रहेगा मच्छर, ना होगा मलेरिया, उसके बिना नहीं घुस सकता अपनी बॉडी में। और इसके अलावा बेटा, जहां पर मॉस्किटो का लार्वा, मतलब मॉस्किटोज जो होते हैं ना, उनका रिप्रोडक्शन पानी में होता है, तो उनमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वा बनता है। जैसे फ्रॉग में बनता है ना टैडपोल, कॉकरोच में निम्फ बनता है, ऐसी मॉस्किटो में भी लार्वा बनता है, फिर वो अडल्ट बनता है। तो उस पानी के अंदर एक मछली आती है, गैम्ब्यूसिया मछली, वो छोड़ दो, वो मछली लार्वा को खा जाती है। तो जब लार्वा ही नहीं होगा तो वो अडल्ट नहीं बनेगा, यानी अडल्ट मॉस्किटो, मेल फीमेल, वो लार्वा जो भी है वो तो खा जाएगी, उसे नहीं पता मेल है कि फीमेल है, वो खा जाएगी। तो आगे अडल्ट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होंगी नहीं आसपास, तो मलेरिया होगा नहीं, प्लाज्मोडियम फैलेगा नहीं। यानी यूज ऑफ गैम्ब्यूसिया फिश, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। गैम्ब्यूसिया फिश ये लार्वा को खा जाती है, लार्विसाइडल, साइडल यानी किल्स लार्वा, जैसे फीमेल फीटिसाइड मतलब फीटस को किल करना, लार्विसाइडल मतलब लार्वा को किल करना, ये लार्विसाइडल है। इसे बोलते हैं बेटा बायो कंट्रोल मेथड। हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू मलेरिया को कंट्रोल कर रहे हैं।
एक लिविंग के थ्रू, बायो मतलब लिविंग के थ्रू मलेरिया कंट्रोल हो रहा है। नाउ मलेरिया का ट्रीटमेंट, अब हम इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बस आपको 2 दवाइयों के नाम बता रही हूं। एक कुनाइन, अगर आपके घर में कभी मलेरिया हुआ होगा आपने जरूर सुना होगा कुनैन की दवा दे दो, कुनैन की दवा दे दो, दूध के साथ देते हैं, बहुत गर्म दवा होती है। एक्चुअली बेटा ये नेचुरल दवाई है। एक पेड़ होता है सिंचोना, उसकी छाल बार्क से मिलती है, फ्रॉम बार्क ऑफ सिंचोना ट्री। इट इज अ नेचुरल ड्रग, नेचुरल दवाई है, ये प्रकृति ने दी है, इसमें एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज हैं। कैसे काम करती है वो एमबीबीएस में पढ़ोगे। और एक आर्टिफिशियली क्लोरोक्वीन बड़ी कॉमन है, क्लोरोक्वीन होती है, प्राइमाक्वीन होती है, अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, कौन कैसे काम करता है उसकी डिटेल में भी अपन नहीं जाएंगे, ये सब आर्टिफिशियल है। क्विनाइन केवल नेचुरल है, क्विनाइन नेचुरल है, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा स्टूडेंट्स वर्ल्ड मॉस्किटो डे और वर्ल्ड मलेरिया डे हो सकता है पूछ ले, हम उसकी डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। सो दिस इज 20 अगस्त है वर्ल्ड मॉस्किटो डे और 25 अप्रैल है वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड एड्स डे अपनी एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज 1 दिसंबर, उसके अलावा अपनी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। सो आई थिंक एनसीईआरटी, एक मिनट जस्ट लेट मी सी, कुछ भी मिस तो नहीं हुआ है एनसीईआरटी का हमारा इंपॉर्टेंट, नहीं। हीमोग्लोबिन से हीमोजॉइन बनता है, चलो ये सब तो छोड़िए, ये बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं पहले आए हुए। जैसे ये एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर किसी इंसान के ब्लड टेस्ट कराना है मलेरिया का तो किस टाइम कराओगे, कि उसमें देखो वैसे तो लिवर और आरबीसी के अंदर घुसे रहते हैं ये पैरासाइट्स जो हैं प्लाज्मोडियम, तो जब ये रिलीज होगा, जब आरबीसी बर्स्ट होगा यानी बुखार वगैरह आएगा, तो उसके ठीक 1 घंटे पहले या 4-5 घंटे बाद, मतलब वो जो एक एवरेज टाइम है, जरूर 1 घंटे पहले बर्स्ट हुआ होगा, आधे 1 घंटे पहले, तभी उसको बुखार आ गया है। और अगर बुखार आ गया है तो अब 3-4 घंटे तक वो ब्लड में रहेंगे और नए आरबीसी को फिर अटैक करेंगे, प्लाज्मा में रहेंगे। तो कब ऑब्टेन होगा, ये पीवाईक्यू है स्टूडेंट, जब अलग अलग एग्जाम्स हुआ करते थे, एम्स और साउथ के सब अलग अलग एग्जाम्स होते थे, स्टेट के एग्जाम्स होते थे, तो 1 घंटे जब बुखार आया उसके पहले, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर और 4-5 घंटे के अंदर अंदर बुखार आने के आसपास में, उसी टाइम पर आपको ब्लड में मिलेंगे, प्लाज्मा में मिलेंगे, अदरवाइज या तो आरबीसी के अंदर घुसे हुए हैं तब नहीं होता है, ठीक है। ये सब अब नहीं पूछते वैसे कि हीमोजॉइन जो है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये प्रोड्यूस कौन करता है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका हीम पार्ट, ग्लोबिन पार्ट नहीं बेटा, ग्लोबिन पार्ट नहीं, हीम पार्ट। और हीमोजॉइन को मलेरियल पिगमेंट, ये आप मत याद करना, छोड़ो, दिस इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ पैरासाइट, आप बिल्कुल मत याद करना, ये सब बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बट बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने, अपने लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। मैं इसे हटा ही देती हूं ये वाली स्लाइड, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। चलो आ जाओ, अब आ जाओ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं क्विकली। एवरीबॉडी बताइए, मलेरिया इज कॉज बाय विच स्पीशीज, ऑल ऑफ दी अबव, वाइवैक्स, मलेरी, फैल्सीपेरम, 3 एनसीईआरटी में दी हुई है, एंड ओवेल ऑफ कोर्स, 4 स्पीशीज हैं। मोस्ट सीरियस, फेटल, जानलेवा, फेल होना यानी फैल्सीपेरम। नाउ प्लाज्मोडियम एंटर एज स्पोरोजॉइड, तभी बीमारी होगी, तभी मलेरिया होगा। वेक्टर कौन है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मच्छरनी। फीवर और चिल्स एवरी 3 to 4 डेज में होते हैं, क्योंकि आरबीसी रप्चर होता है एंड रिलीज होता है हीमोजॉइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हीमोजॉइन। स्पोरोजॉइड स्टोर कहां होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, किसके, हमारे नहीं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के, याद रखना। हमारे बॉडी में आरबीसी और लिवर सेल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आफ्टर इंजेक्शन ऑफ स्पोरोजॉइड इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन, विच ऑर्गन डू दे ट्रैवल इनिशियली, सबसे पहले वो लिवर में जाते हैं, फिर आरबीसी के अंदर घुसेंगे, एंटर होंगे, इनिशियली लिवर। डिजीज लाइक मलेरिया, फिलारियासिस आर transmitted through insect vectors. Vectors can be controlled by which fish? Gambusia, मछली, क्योंकि वो इनके लार्वा को ही खा जाती है। Mature infective stage are transferred from mosquito to man
वो कौन सी है? स्पोरोजॉइड। स्पोरोजॉइड बहुत क्वेश्चन आता है। चलिए आइए, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, तो ए का 4 है। ये लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आओ चेक करें। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। मलेरिया प्लाज्मोडियम से। अभी ये पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको बताया, बोला था नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। वुकरेरिया से हाथी पांव फिलारियासिस, और ट्राइकोडर ये भी पढ़ाऊंगी, ट्राइकोफाइटॉन से रिंगवर्म, दाद जिसको बोलते हैं। फंगल डिजीज है बेटा, फंगल डिजीज है, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, होमवर्क में अभी आपका यहां पर लिख देती हूं। आपको होमवर्क में क्वेश्चंस करने हैं आज की क्लास के। ऑफ कोर्स आपको लेक्चर नंबर 1 को पहले अच्छे से रिवाइज करना है, जो भूलोगे उसे स्टार मार्क लगाना, और फिर आपको आज का लेक्चर 2 लर्न करना है जोर जोर से। आपको उसकी एनसीईआरटी रीड करनी है, आपको डीपीपी 2 रीड करनी है और सॉल्व करनी है, और आपको इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ का समरी लेक्चर कंप्लीट करना है। संडे को समरी लेक्चर आप कंप्लीट करेंगे ऑन संडे, ठीक है। और उसके बाद मंडे ट्यूसडे को आप इसी का पॉडकास्ट सुनोगे और इससे रिवीजन करोगे, तो आपके मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगा। मुश्किल से 10-10 मिनट आपको लगेंगे पॉडकास्ट के लिए मंडे ट्यूसडे को, ठीक है। सो आइए, यहां पर हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। मैं एक वर्ड जरूर लिखवाना चाहती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी का वर्ड है। जहां फैल्सीपेरम लिखा है बेटा, जहां अपन ने लिखा है कि वो बहुत ही खतरनाक मलेरिया है, अपन ने डेंजरस वर्ड लिखा है, हम एनसीईआरटी का वर्ड वहां पर लिख देते हैं मोस्ट सीरियस। मोस्ट सीरियस एंड जानलेवा। फेटल का मतलब होता है बेटा जिससे मृत्यु हो सकती है, जानलेवा। ये 2 वर्ड्स भी अपन लिख लेते हैं। सो ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स टू ऑल माई नादान परिंदों। बिल्कुल दिल से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, पॉजिटिविटी से पढ़ना है, कहीं कुछ नहीं छोड़ना है। हम मिलेंगे जल्दी ही, बहुत जल्दी हम लाइव भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बची हुई और डिजीजेस को पढ़ेंगे। बाय एवरीबडी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।